वेदांग और वेदांत के बीच में क्या अंतर होता है? आर्टिकल 21 के बारे में कुछ बताएं। लॉ और जस्टिस क्या अंतर होता है दोनों में? एक जो एडवोकेट होता है वो जस्टिस के प्रोफेशन में होता है, लॉ के प्रोफेशन में होता है। 12th में आपके पास कॉमर्स के सब्जेक्ट्स थे एंड देन फिर क्या हुआ कि आपने आर्ट्स लिया एंड देन सडनली क्या हुआ कि आपने लॉ करना चूज किया? तो राइट टू रिमेन साइलेंट ये किस आर्टिकल का पार्ट होगा? सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ में डिफरेंस कुछ बता सकते हैं कि क्या होता है? आपने वर्ड यूज किया एक नेचुरल जस्टिस, डिफाइन करेंगे इसको? May I come in, sir? कम इन। नमस्ते सर। नमस्ते सर। ठीक, थैंक यू सर। अपने बारे में कुछ बताइए, इंट्रोडक्शन कुछ। जी सर। सर मेरा नाम जीतू कंवर है। मैं बेसिकली जयपुर से हूँ और सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है आर्ट्स में, आर्ट्स स्ट्रीम में। उसके बाद सर 2012 में मैंने LLB कंप्लीट किया राजस्थान यूनिवर्सिटी से और सर 2022 से लेकर 24 तक मैं पटवारी थी चित्तौड़गढ़ में और अभी सर ACTO के पद पे कार्यरत हूँ सर। कहाँ पोस्टिंग है अभी आपकी? सर राजसमंद जिला में। राजसमंद में। जी। ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट्स थे आपके पास? सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री और फिलोसफी। RAS में कौन सा अटेम्प्ट है आपका? सर सेकंड अटेम्प्ट। इसके पहले कोई और सिविल सर्विसेज रिलेटेड एग्जाम्स दिए हैं आपने? नहीं सर, सिर्फ RAS ही दिया है? जी सर। पहले जो आपको अभी जहाँ भी आप कार्यरत हैं इनके लिए कौन से एग्जाम्स फाइट किए आपने? सर RAS ही फाइट RAS किया से था। ही पोस्टिंग हुआ है? जी सर। ठीक है, तो आपका सिलेक्शन कब हुआ? सर ये 2021 वाले बैच में सिलेक्शन हुआ है सर। 21 वाले बैच में। किस जी सर। पोजीशन पे हैं अभी आप? सर ACTO। ACTO। हाँ जी सर। क्या वर्क प्रोफाइल रहती है ACTO की? सर ये GST डिपार्टमेंट में स्क्रूटनी के काम किए जाते हैं सर ACTO के थ्रू। मतलब जैसे किसी ने टैक्स पे नहीं किया हो, टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं किए हो, तो उनकी स्क्रूटनीज होती है सर। ओके। ACTO के पद पे अभी जब जितने समय से आप काम कर रहे हैं, क्या आपको चैलेंजेस देखने के लिए मिलते हैं कि क्या अभी सिस्टम में डेफिशिएंसीज हैं, GST फाइलिंग्स में क्या डेफिशिएंसीज हैं जिसको ठीक करना जरूरी है? जी सर। सर टेक्निकल इश्यूज थोड़े से ज़्यादा हैं। इसमें क्या है सर, कभी कभी सर्वर डाउन होता है तो ऐप पोर्टल ढंग से काम नहीं कर पाता है और कभी कभी सर सर्टेन ग्लिच भी आ जाते हैं। जैसे किसी ने रिटर्न फाइल कर दिया है या 3B2A में उसका डिफरेंस नहीं है, फिर भी समटाइम्स ऐसा होता है कि वो डिफरेंस शो कर देता है पोर्टल। तो सर इसमें थोड़ा सा कमी की है नीड। कौन कौन से टाइप के कमर्शियल टैक्सेस हैं राजस्थान में जिनसे आप डील करते हैं? सर ये कॉमर्शियल टैक्स है जिससे डील करते हैं हम लोग, जो बिजनेस पे और सर्विसेज पे लगता है, गुड्स और सर्विस पे बेसिकली। कॉम्पोजिट कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं या कॉम्पोजिट वर्क एलोकेशन में GST की एप्लीकेशन कुछ? जी सर, कंपोजिट में आपके सर्विस और गुड्स दोनों इंक्लूडेड होते हैं सर। मतलब एक तरह की ऐसी सर्विस है जिसमें आप गुड्स भी प्रोवाइड करते हैं। वो कोई एग्जांपल दे सप्लाई। सकते हैं कोई भी कॉम्पोजिट कॉन्ट्रैक्ट? जैसे सर रेस्टोरेंट्स हैं, वो सर्विस में इंक्लूड होते हैं, लेकिन सर उसके साथ जैसे वो खाना मील प्रोवाइड करते हैं तो वो गुड्स में इंक्लूड होता है सर। तो दोनों पे डिफरेंट रेट होती है GST की। ओके। जी सर। आप राजस्थान में इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के लिए क्या क्या एंडेवर्स हैं राजस्थान सरकार के, कुछ बता सकते हैं? इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के लिए सर अभी लेटेस्ट तो राजस्थान राइजिंग राजस्थान समिट हुआ है। उसमें सर 36 से ज़्यादा MOU साइन किए हैं गवर्नमेंट ने, जो कि सर इंफ्रास्ट्रक्चर और सब और बाकी चीज़ों से रिलेटेड MOUs हैं जो PPP मॉडल पे बेसिकली वर्क करेंगे सर। तो कोई टैक्सेस या कोई लेवीज या कोई भी चार्जेस में कोई छूट वगैरह का प्रावधान दिया है इन्वेस्टर्स को? सर टैक्सेशन में या कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस में या कोई लैंड एलोकेशन में मदद या? सर सुना तो है मैंने, लेकिन एग्जैक्टली मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट्स रहे आपके? सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री और फिलोसफी। षड दर्शन क्या होता है?
षट दर्शन सर हमारे वैदिक सभ्यता के ही 6 दर्शन हैं जिनमें वेदांग माने जाते हैं सर। ये इसमें सांख्य, योग और वैशेषिक, न्याय। षड्दर्शन वेदांग है? सॉरी सर, वेदांग और वेदांत के बीच में क्या अंतर होता है? सर वेदांग वेदों के ही अंग हैं और वेदांत सर इन पे जो विश्लेषणात्मक टीकाएं की गई है वो वेदांत कहलाती क्या है। कहते हैं उन टीकाओं को? सॉरी सर, मुझे याद नहीं। उपनिषद? सॉरी सर, उपनिषद कहते हैं? सर उपनिषद, सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। ओके। लॉ और जस्टिस क्या अंतर होता है दोनों में? सर लॉ तो जो संहिताबद्ध कानून होते हैं उन्हें लॉ कहा जाता है, जबकि जस्टिस सर नेचुरल भी हो सकता है। मतलब प्रकृति जो करती है वो भी जस्टिस ही होता है सर। एक जो एडवोकेट होता है जी सर, वो जस्टिस के प्रोफेशन में होता है, लॉ के प्रोफेशन में होता है? सर लॉ के प्रोफेशन में होता है सर। क्या समझ आता है जस्टिस, इस- जी सर। जब कोई एडवोकेट ये बात कहता है तो इससे हम क्या समझे? सर लॉ भी एक तरीके का जस्टिस से रिलेटेड है, लेकिन जस्टिस का दायरा थोड़ा सा वास्ट होता है सर। ठीक है। जी सर। वो जो नेचुरल जस्टिस? सर नेचुरल जस्टिस में 3 बेसिकली प्रिंसिपल्स हैं कि कोई भी अपने केस में जज नहीं हो सकता है, और सर किसी को भी बिना सुने आप सजा नहीं दे सकते हैं, दोनों पार्टीज को सुन के ही सजा दी जाती है। राजस्थान के जो हाईकोर्ट है उसका चीफ जस्टिस कौन है? सॉरी सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। कितनी ब्रांचेज है राजस्थान हाईकोर्ट की? सर 2 ब्रांचेस हैं कहाँ कहाँ पर? सर, जयपुर और जोधपुर में। मेन जोधपुर में है सर। आपने एलएलबी किया है? जी सर। आर्टिकल 21 के बारे में कुछ बताएं। सर आर्टिकल 21 हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो देता है भारतीय नागरिकों को। सर इसके अंतर्गत जीवन जीने का अधिकार है, जो गरिमा में पूर्ण जीवन हर किसी नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है सर इसके अंतर्गत। और आर्टिकल 19? सर आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार देता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं? जी सर। सर ये 19 का ही पार्ट है। तो राइट टू रिमेन साइलेंट ये किस आर्टिकल का पार्ट होगा? सर ये ना सर एग्जैक्टली तो मैं याद नहीं कर पा रही हूँ सर, आप परमिशन दे तो गेस कर सकते हैं प्लीज। सर 19(5) में भी। आपने वर्ड यूज किया एक नेचुरल जस्टिस, डिफाइन करेंगे इसको? जी सर। सर नेचुरल जस्टिस ये है कि किसी को भी आप न्यायपूर्ण तरीके से होना चाहिए, मतलब उसको निष्पक्ष आधार पे न्याय आप करें, बिल्कुल न्यूट्रल होके, वो नेचुरल जस्टिस है सर। उसमें किसी तरह का पक्षपात ना हो और किसी भी पक्ष के प्रति अन्याय ना हो सर। तो एक तो पक्ष होता है वकील का, जी सर। जो अपने क्लाइंट के लिए खड़ा रहता है, और एक पक्ष होता है दूसरे साइड ऑफ द टेबल जज का। तो जज को अगर किसी बात पे अगर डिसीजन लेना है तो उनको अगर ये लॉजिकली दिख रहा है, वकील साहब ने तथ्य पेश किए जिसमें कि वो लॉजिकली बड़ा स्ट्रांग है और मटीरियली बड़ा सॉलिड है, लेकिन जज को दिख रहा है कि नहीं काम तो कुछ गलत हुआ ही है, तो यहाँ पे नेचुरल जस्टिस का क्या रोल होगा उनके लिए? सर नेचुरल जस्टिस में ये है कि बोथ पार्टीज को सुन के जज फैसला देते हैं, लेकिन सर एक जो साक्ष्य होते हैं, सबूत जो होते हैं, वो भी मैटर करते हैं सर। तो सर अगर आप जो पीड़ित है अगर कोर्ट के फैसले से अग्री नहीं करता है तो उसके पास अपील का अधिकार भी है, लेकिन सर कोर्ट तो मेन जो गवाह है, जो सबूत है, उसी को आधार मानकर फैसला देती है सर। तो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है अभी 2025 में। जी सर। क्या एनालिसिस है आपका इस एक्ट को लेके, क्या प्रभाव पड़ेगा, और क्या कहीं ना कहीं ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल से कहीं डेविएट तो नहीं हो रहा? जी सर। सर इस बिल में ये कहा गया है कि जो वक्फ बोर्ड में जो ये बिल है या एक्ट है? सर एक्ट के लिए बिल लाया गया है। पास हो गया? सर राज्यसभा लोकसभा में पास हो गया है सर। तो फिर बिल हुआ या एक्ट? सर एक्ट हो गया, सॉरी सर। जी सर, इसमें ये कहा गया है जो अनियमितताएं हैं
इसमें वक्फ बोर्ड में जो परिसंपत्तियों का जो संरक्षण करते हैं, रख रखाव है सर, उनको दूर करने के लिए ये बिल लाया गया है। इसमें मेनली सर 3-4 ऐसे प्रावधान हैं जिसमें जो मेन कहे गए हैं, जैसे जो वक्फ की संपत्ति है वो मतलब खुद वक्फ बोर्ड खुद नहीं ले सकता है, किसी भी संपत्ति को घोषित नहीं कर सकता है। दूसरा सर जो महिलाएं हैं वो जो संपत्ति उसकी उत्तराधिकारी बन सकती हैं सर। और कलेक्टर को पावर होगा सर वक्फ संपत्ति को डिक्लेयर करने का कि कौन सी है और कौन सी नहीं होगी। और सर इसके अलावा जो वक्फ परिषद का गठन होगा सर। तो क्या हम इसको रिफॉर्मेटिव मान सकते हैं इस एक्ट को, कि कहीं ना कहीं ये रिफॉर्मेटिव है मुस्लिम समुदाय के लिए, या और जो इरेगुलरिटीज़ हैं उनको रेगुलराइज करने के लिए, तो क्या ये रिफॉर्मेटिव स्टेप है? जी माना जा सकता है सर, क्योंकि सर अब तक जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व था वो नहीं है सर बोर्ड में, तो उस लिहाज से देखा जाए तो वो सही है सर, क्योंकि महिलाओं को भी आगे आने का मौका मिलेगा उसमें। और सर उसके अलावा जो सर बस इतना ही, सॉरी सर। तो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव्स का इंटरफेरेंस जब रिलीजियस अफेयर्स में देखा जाता है, तो क्या ये हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स या बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट तो नहीं करता है जिसका नाम सेक्युलरिज्म है? जी सर, माना जा सकता है, लेकिन इसके जो सारे प्रावधान देखे जाते हैं तो वो सर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो है नहीं। सर किसी को आपत्ति हो उससे तो वो सर कोर्ट में जा सकते हैं। और सर इसमें एक वो अपील का भी अधिकार दिया गया है कि अगर बोर्ड के फैसले से कोई नाखुश है तो वो अपील कर सकते हैं सर कोर्ट में। आपके एप्लीकेशन फॉर्म को देख के लगता है कि बहुत सारी, जैसे आप 12th में आपके पास कॉमर्स के सब्जेक्ट्स थे, एंड देन फिर क्या हुआ कि आपने आर्ट्स लिया, एंड देन सडनली क्या हुआ कि आपने लॉ करना चूज किया? जी सर, हाँ सर 12th तक कॉमर्स थी क्योंकि मुझे थोड़ा इंटरेस्ट था सर उस साइड में। मुझे पहले लगता था कि CS या CA कर पाऊंगी मैं, फिर सर पर फैमिली थोड़ी सी ऐसे सिचुएशंस बनी कि मुझे प्राइवेट करना पड़ा सर, कॉलेज में रेगुलर नहीं जा पाई, तो उसके कारण सर फिर मैंने आर्ट्स ऑप्ट किया। फिर सर एक मेरे कोई नोन थे, उन्होंने वो मतलब लॉ फील्ड में ही थे, तो उन्होंने सजेस्ट किया मुझे लॉ करना चाहिए, तो सर थोड़ा इंटरेस्ट भी था तो मैंने लॉ कर लिया। तो आपने उसके बाद में कभी प्रैक्टिस करने का सोचा एज ए प्रैक्टिसिंग एक्ट? सर सोचा था, पर थोड़ा सा फैमिली एनवायरनमेंट ऐसा था कि मुझे शादी करनी पड़ी सर। लॉ कंप्लीट होते मेरी शादी हो गई थी सर। अच्छा, आप सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ में डिफरेंस कुछ बता सकते हैं कि क्या होता है? सॉरी सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। मैम आप ये बताइए, SDM कोर्ट का नाम सुना आपने? जी सर सुना। ये एक ही आदमी 2 पोस्ट होती है, SDO SDM, तो किस तरह के केसेस सुने जाते हैं वहाँ पे? सर वहाँ पे लैंड रेवेन्यू एक्ट और टेनेंसी एक्ट से रिलेटेड केसेस सुने जाते हैं सर। आपकी हिस्ट्री भी रही है? हाँ जी सर। किस गवर्नर जनरल ने पहली बार इन दोनों को मर्ज किया? जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा। सर एग्जैक्टली याद नहीं कर पा रही हूँ सर, गैस कर सकते हो आप, परमिशन दे तो। सर वॉरेन हेस्टिंग्स ने शायद सर। कॉर्नवालिस। ओके सॉरी सर। पार्लियामेंट मतलब? पार्लियामेंट संसद है सर, जो भारत की सर्वोच्च कितने भाग होते हैं इसके? सर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो अभी तो आपने कहा कि जब लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया तो एक्ट हो गया, तो राष्ट्रपति तो बाकी है ना? हाँ जी सर, सॉरी। तो एक्ट कैसे हुआ? सॉरी सर। ठीक है, एक महिला है जो अपने पति से तलाक ले लेती है, क्या उस महिला का उसके पति की प्रॉपर्टी में राइट है? हाँ जी सर। ठीक है, और पिता की प्रॉपर्टी में भी राइट है? हाँ जी सर। तो 2 जगह राइट नहीं हो गया उसे? सर पिता की प्रॉपर्टी में तो जन्म से अधिकार है उसका, और सर पति की प्रॉपर्टी में सर शादी के बाद अधिकार उत्पन्न होता है। लॉजिकली कितना ठीक है? सर लॉजिकली देखा जाए तो सब जगह पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता है लेडीज को, ना वो डिमांड करती हैं उतना, पर पति की संपत्ति में तो सर पूरा अधिकार समझते हैं। ऐसा क्या कारण है कि पिता वाले को छोड़ देते हैं, पति वाले को नहीं छोड़ते?
सर ये थोड़ा सा माइंड सेट ही ऐसा हो गया है सर समाज में लेडीज का भी, कि शुरू से सर पालन पोषण भी वहीं पे ही होता है और थोड़ा सा इमोशनली भी अटैच होते हैं सर। साल भर पहले एक तहसीलदार साहब भी शायद खूब सुनाया गया उनको, इसकी वजह से उन्होंने पब्लिकली ये कह दिया था कि लड़कियों को हत्या करना चाहिए, अपने भाइयों के फेवर में प्रॉपर्टी को छोड़ देना चाहिए। आप क्या समझते हो, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? सर ये अपना अपना डिसीजन है सर हर किसी का। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपका क्या है। सर मेरा डिसीजन मैं तो नहीं लेना चाहूंगी सर। ठीक है। राजस्थान की हिस्ट्री में किन्हीं 5 महिलाओं के नाम बताइए जिनसे आप इंस्पायर्ड हैं। सर सबसे पहले तो श्रीमती सरोजिनी नायडू, और सर उसके अलावा सरोजिनी नायडू राजस्थान की हिस्ट्री में सर राज्यपाल रही है ना यहाँ के। ओके ठीक है। सॉरी सर। सर इसके अलावा मीराबाई, और सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। जीतू जी फीडबैक की बात कर लेते हैं। जी सर। आपका रिच एक्सपीरियंस लग रहा है एग्जामिनेशंस और पढ़ाई को लेके, काफ़ी डिटेल्ड स्टडीज़ हैं आपकी, और अभी आप करेंटली पोस्टेड भी हैं तो थोड़ा सिस्टम से भी रूबरू हो चुके होंगे आप। एक थोड़ा सा जो आपने हाथ बांध के रखा है ना, ये जबरदस्ती है या कंफर्टेबल हो ऐसे आप? नहीं कंफर्टेबल हूँ सर। कंफर्टेबल हाँ तो जी। कोई दिक्कत नहीं है। अगर ठीक लगे तो उसको थोड़ा सा ओपन करके अपनी थाइस पे प्लेस करो। हाँ जी। तो उससे क्या होगा, एक बैठने का जो पोस्चर है, एक आप चेयर के शायद बहुत आगे बैठे हो, है ना, तो थोड़ा सा जो पोस्चर है आपका थोड़ा अलर्ट रहेगा। इस तरह से कुछ पोस्चर रहेगा तो अलर्ट मोड में पोस्चर रहेगा, तो आपकी बातचीत करने में भी एक तेज ताजगी आएगी और थोड़ी तेजी भी आएगी। दूसरा, जब आप आंसर कर रहे हैं, है ना, तो एक बहुत अच्छी चीज आपने की कि आपने गेस वर्क करने के पहले पूछ लिया। मेजर कैंडिडेट्स ऐसा नहीं करते हैं, तुक्का मार देते हैं, बोल देते हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि अच्छा मुझे याद नहीं रहा या कुछ भी। तो ये हैबिट और ये जो प्रैक्टिस है ये आपको कंटिन्यू रखनी है। जब भी आप गेस वर्क करेंगे तो एक बार आप बोर्ड से परमिशन ले लेंगे कि सर आई कैन टेक अ वाइल्ड गेस, आई डू नॉट हैव अ प्रीवियस नॉलेज अबाउट इट। बॉडी लैंग्वेज बड़ा अफर्मेटिव है आपका, है ना, बड़ा पॉजिटिव आउटलुक है। थोड़ा सा स्माइल मेंटेन करें, है ना। बोर्ड को डराना नहीं है, हमको सिलेक्शन चाहिए, तो उनको बस ये दिखाना है कि भाई हम एक सूटेबल कैंडिडेट हैं और नॉलेज बेस हमारे पास में ठीक ठाक है ही सही, और जहाँ भी जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं उसको हम आउट परफॉर्म करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल सर। ठीक है ना। तो ये मेजर चीज़ें हैं। थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड को प्रिपेयर कर लें, थोड़ा सा राजस्थान स्पेसिफिक चीज़ें हैं उसको आप थोड़ा प्रिपेयर कर लें। स्पेशली आपका अगर LLB रहा है तो आप मान के चलिए कि वहाँ पे अगर कोई पुलिस सर्विसेज से हुआ या कोई लीगल बैकग्राउंड से हुआ तो वो आपको थोड़ा सा राइट टू साइलेंस और कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स, बेसिक स्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों पे कहीं ना कहीं ड्रिल करेगा। रिसेंटली पिछले साल भर में जो भी मेजर एक्ट्स पास हुए हैं उस पे जो डिबेट्स चल रही हैं, है ना, तो उस पे एक बैलेंस्ड ओपिनियन अपना बना के रखें। ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकार का पक्ष ही हमको रखना है कि इसमें सिर्फ इरेगुलरिटीज़ को रेगुलराइज करने के लिए, रिप्रेजेंटेशंस को करने के लिए, सब नहीं। कहीं ना कहीं हमको ये भी डिबेट ध्यान में रखनी है कि अगर किसी चीज़ का ओपोजिशन हो रहा है ना, कहीं धुआं उठ रहा है तो कुछ आग तो होगी। बिल्कुल सर। तो उस एक्ट के अंदर में कुछ लेक्यूनाज हैं, कुछ पिटफॉल्स हैं जो अखबार में भी लिखे जा रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स में भी आ रहे हैं, लोग आवाज उठा रहे हैं, तो उस आवाज को भी आपको सुनना पड़ेगा। सुनाई दे रही है ये भी आपको बताना है। सिर्फ एक पक्ष रख के, सरकारी पक्ष रख के आप अपने आप को क्लीन चिट ना दें। बिल्कुल सर। आई थिंक आप बहुत पॉजिटिव आपकी अप्रोच है, विच इज़ वेरी गुड, एंड योर प्रेजेंस एंड द वे यू आंसर बहुत ही काम और डिमीनर के साथ, आपका जो डिमीनर है वो काफ़ी सूटेबल और बहुत ही अच्छा है। दैट इज़ अ वेरी प्लस पॉइंट दैट यू हैव। बट आई थिंक जो प्रोफाइल आपकी है उसके बारे में और उससे अलाइड चीज़ों के बारे में नॉलेज, एंड सेकेंडली अगर किसी चीज़ में हम बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है तो इतना कॉन्फिडेंस के साथ उसको नहीं हमें बोलना है। फॉर एग्जाम्पल, वेदर in India women have rights in the properties of their husbands, तो by virtue of marriage
हस्बैंड की प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं आता. हाँ, देयर इज but नो वो सच तो नहीं लेजिस्लेशन. है। आपके पेरेंट्स, आपके फादर की प्रॉपर्टी में जरूर है, बट आपने शायद ओवर एम्फसाइज किया कि नहीं, हस्बैंड की प्रॉपर्टी में तो है ही है. देयर इज एक कोहैबिटेशन का राइट है विद योर हस्बैंड. दैट इज ओनली अ राइट. देयर इज नो ओनरशिप राइट जो कि आप डिराइव करते हो कभी भी हस्बैंड की प्रॉपर्टी से. नहीं तो सर हाँ, बताएं. सर मतलब जैसे डाइवोर्स लेते हैं तब प्रॉपर्टी पे राइट. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं? नहीं. ओके You are entitled to maintenance under law. ओके सर. And that is as per the status that you have. Both the husband and wife are maintaining. But there is no right in the property of the spouse. ना husband Got का it, sir. wife के है, ना wife का husband की property में. गॉट इट सर. So we have to be very careful, especially क्योंकि आप law background से हैं. जी सर. ये खुद हाई कोर्ट में एडवोकेट है इसलिए. इसलिए मैंने आपसे सवाल दोबारा पूछा था. जी सर. ठीक है ना? अब हस्बैंड वाली तो है नहीं, पिताजी वाली बिल्कुल आपने सर. छोड़ दी. तो बचा सर मैं खुद जॉब में हूँ. मैं एक्वायर कर लूंगी ठीक है. सर. जनरली एक तो अपना डीएफ है वो प्रॉपर्ली फिल करें आप. जी सर. ठीक है ना? जो भी रिक्वायरमेंट है, जो पूछा गया है, रिक्विजिट चीजें बिल्कुल प्रॉपर्ली. आपने ना तो अपने जॉब का मेंशन किया, यहाँ आपके ऑप्शन सब्जेक्ट से इसमें आपने केवल डिग्री लिख के छोड़ दी. आपने एसीटीओ मेंशन क्यों नहीं किया इसमें? सर इसमें जितने ऑप्शन थे उतने तो कर दिए थे सर. ये सिर्फ यहाँ पे ये देखो यहाँ पेज नंबर पे ऑप्शन सब्जेक्ट्स है, ये खाली पड़ा है. अब आपने सिर्फ कॉमर्स लिख के रख रखा है. 14 पे है ना? ओके. ठीक है, यहाँ पे भी बैचलर ऑफ आर्ट्स लिख के रखा है, जबकि आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पढ़ने थे यहाँ पे. जी सर. ये आपकी पिछली जॉब की डिटेल है, वो पूरी खाली पड़ी है. ओके सर. ये डैफ, यही वाला डैफ है ना आपका जो आपने वहाँ सर यही वाला डेफ है. तो एक बार आप देखिएगा इसको, क्योंकि यहाँ पे आपकी जॉब डिटेल्स खाली, इसलिए मैंने को पूछना पड़ा कि आप कहाँ हैं. अगर आप ओके. मैं आपका बैकग्राउंड नहीं पूछता तो मुझे एसीटीओ का पता ही नहीं चलता. तो सर ये तो अब तो आप अपने करेक्शन होगा भी इंट्रोडक्शन में नहीं. जरूर बोलिएगा जी सर बिल्कुल. कि अब वो मिस आउट हो गया, वो अलग चीज है. पर आप अपने इंट्रोडक्शन में बोल लीजिएगा कि आई एम करेंटली पोस्टेड एज एसीटीओ इन. जी बिल्कुल सर. क्योंकि मेजर सर मैंने जितना मुझे याद है डेफ में फिल तो किया था सर. सर आप हो देखिए सकता है वो आपको- लॉग आउट हो गया था उस टाइम पे, हो सकता है उस कारण. अभी भी अमेंडमेंट है इसमें, स्कोप है अमेंडमेंट का डैफ में. नहीं सर सबमिट हो गया, सबमिट हो गया. आपकी तीनों खाली पड़े हुए हैं. इसको बहुत केयरफुली भरो, क्योंकि इससे नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है. बिल्कुल सर. तो आपके सब्जेक्ट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी थोड़े क्लियर होने चाहिए, स्पेशली जो आपके विषय रह चुके हैं, जिनको आप पढ़ चुके हो, जी सर. वो तो बहुत प्रॉपर होने चाहिए. विमेन रिलेटेड इश्यूज को थोड़ा ढंग से देखो उसको. जी सर. बाकी जैसे मैंने एक सवाल पूछा था, कोई 5 महिला है, वो तो गूगली है, इसको तो बहुत अच्छी तरीके से खेलना चाहिए था आपको. सर सर एक्चुअली हुआ ये मार्च क्लोजिंग का टाइम था, तो छुट्टियां मिली नहीं सर बिल्कुल. सैटरडे संडे भी ऑफ नहीं था, तो तैयारी करने का बिल्कुल टाइम नहीं ये मिला एक्सक्यूज सर. वहाँ नहीं दे सकते ना. सर बिल्कुल. अभी तो समय है इंटरव्यू में आपके. हाँ जी 10 दिन है सर. 25 को है सर मेरा. इसका मेरे मतलब ओपिनियन में इसका आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि डैफ से मिस हो गया है और आपकी प्रोफाइल में 2 स्टार और ऐड ही करेगा ये. जी सर. क्योंकि हम एक अलग है ना रूट से जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं यंग कैंडिडेट्स की प्रेफरेंस और वो सब भी रहता है, लेकिन एक्सपीरियंस को हमेशा काउंट किया जाता है. जी सर. तो डू मेंशन दिस एंड प्लीज हैव अ लुक एट इट कि आपका ये क्यों रह गया है. सर वहाँ मैं जब वेरीफाई करेंगे डॉक्यूमेंट्स तो तब मैं शायद उनको पूछ लूंगी, अगर वो मेंशन करवाना पसंद करेंगे तो करवा लूंगी सर. हाँ एक बार आप वो देख लीजिए सर वो हो सकता है मैनुअली कर दें सर वहाँ पे. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. थैंक यू सर.